मेरा नाम रोशनी है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दरवाजे की झिर्री से आंख सटाकर मैंने ध्यान से देखा तो जेठ जी को अपनी ओर देखते मेरे होश फाख्ता हो गए। अगले ही पल मैंने थोड़ी सी ओट लेकर दरवाजे को झटके से बंद किया, मगर थोड़ी देर बाद ही चर की आवाज़ के साथ चरमराते दरवाजे की झिर्री फिर तस से तस हो गई। तनिक ओट में जल्दी से कपड़े पहन मैं बाथरूम से बाहर निकली। सामने वाले कमरे में जेठ जा चुके थे। मेरा पूरा शरीर थर्रा रहा था। क्या मैंने जो देखा वह सच है? क्या जेठ जी इतने निर्लज्ज भी हो सकते हैं? अपने छोटे भाई की पत्नी को नहाते हुए देखना, छी! उन्हें न तो मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी। मैं सोचती जा रही थी, कितनी बार मैंने रोहन से इस दरवाजे को ठीक करवाने के लिए कहा था, लेकिन हर बार बात आई गई हो गई थी। एक तो पुराना दरवाज़ा, उस पर टूटी हुई कुंडी बार बार कस के लगाने के बाद भी अपने आप खुल जाया करती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस झिर्री से मुझे कोई इस तरह देखने का यत्न भी कर सकता है। पहले भी जेठ जी की कुछ हरकतें मुझे लगातार नागवार लगती थी, जैसे पैर छूने पर आशीर्वाद देने के बहाने अजीबो-गरीबो तरह से मेरे पीठ पर हाथ फेरना, बेशर्मों की तरह कई बार मेरे सामने पैंट पहने हुए ही उसकी जिप लगाना, 1.5 साल के नन्हे भतीजे को मेरे गोद से लेते समय मेरे हाथ को जबरन छूना और मुझे अजीब निगाहों से देखना आदि। नई नई शादी की संकोच में मैं रोहन को कुछ भी नहीं बता पाती। कई बार मुझे खुद पर संशय होता था कि क्या यह मेरा शक सही है या फिर यह सब सिर्फ वहम है। जल्दबाजी में कोई फैसला कर मैं किसी गलत नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती थी, क्योंकि यह एक बहुत ही करीबी रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसा था। लेकिन आज की घटना ने मुझे फिर से सोचने पर विवश कर दिया था। घर के आंगन से सटा एक कोने में बना यह कमरा यूं तो अनाज की कोठी है, मगर संदूक व पुराने कूलर आदि रखने के काम आता था। परंतु बिजली विभाग के परिषद सरकारी कर्मचारी मेरे जेठ अपनी नाइट ड्यूटी के बाद शांति से सोने के लिए अक्सर उस कमरे का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि घर में 6 से 7 कमरे और थे, लेकिन जेठ जी इसी कमरे में पड़े रहते, एक पुराने दीवान पर बिस्तर लगाकर जब तब सो जाया करते थे। इस कमरे से आंगन में बने बाथरूम का दरवाज़ा साफ दिखाई देता था। आज सुबह भी ड्यूटी से आए जेठ जी इसी कमरे में सोने गए थे। उनकी बदनीयती से अभिन्न मैं सुबह के सभी काम को निपटाकर बाथरूम में नहाने चली गई थी। मेरे मन में भारी उथल-पुथल मची थी। क्या इस बात की जानकारी मुझे रोहन को देना चाहिए या अपनी जेठानी नीता से इस बारे पर चर्चा कर कर देख लेना चाहिए? लेकिन अगर किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया तो? रोहन अपने बड़े भाई को आदर्श मानता है और भाभी वे कितनी भली महिला हैं। अगर उन्हें मेरी बात पर विश्वास कर भी लिया तो बेचारी यह जानकर कितनी दुखी हो जाएंगी। दोनों बच्चे तो अभी कितने छोटे हैं। नहीं नहीं, यह बात मैं घर में किसी को नहीं बता सकती। अच्छा भला घर का माहौल खराब हो जाएगा। वैसे भी साल 6 महीने में रोहन की नौकरी पक्की होते ही मैं यहाँ से दिल्ली उसके पास चली जाऊँगी। हाँ, इस बीच में अगर जेठ जी ने दोबारा कोई ऐसी हरकत दोहराई तो मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी। यह सोचते हुए मैं अपने काम में लग गई। गुजरात में 2 वर्ष पहले विवाह कर बीकॉम पास कर रश्मि बहुत समझदार विचारों वाली लड़की थी। उसके पति रोहन दिल्ली में एक कंपनी में स्टोर कीपर का काम करते थे। अभी फ़िलहाल कम सैलरी व नौकरी पक्की ना होने के कारण रश्मि ससुराल में ही रह रही थी। कुछ पुराना पर खुला खुला बड़ा सा घर किसी पुरानी हवेली की याद दिलाता था। जेठ जेठानी और उनके 2 छोटे बच्चे, यही रश्मि की ससुराल थी। यहाँ उसे वैसे कोई तकलीफ नहीं थी, बस अपने जेठ का दोगलापन रश्मि को जरा सा खलता था। सबके सामने प्यार से बेटा बेटा कहने वाले जेठ जी जरा सी
ओठ मिलते ही मेरे सामने कुछ अधिक ही खुलने का प्रयास करने लगते थे, जिससे मुझे बड़ी ही असहजता महसूस होती। स्त्री सुलभ गुण होने के नाते अपनी देह पर पड़ती जेठ जी की नज़रों में छुपी उनकी अंतर्दृष्टि को जल्द ही भाप गई थी। जेठ जी से मैं सदा ही एक आवश्यक दूरी बनाए रखना चाहती थी। होली आने को थी। जेठानी और बच्चों के साथ मस्ती और खुशियाँ बिखेरती मैं जेठ जी सामने आते ही एकदम सावधान हो जाती। मुझे होली पर रोहन के घर आने का बेसब्री से इंतज़ार था। पिछले साल होली के वक्त मैं लखनऊ अपने मायके में थी, सो रोहन के साथ यह मेरी पहली होली थी। होली के 2 दिन पहले रोहन के आ जाने से मेरी खुशियाँ दुगनी हो गई थी। पति को रंगने के लिए मैंने बच्चों के साथ मिलकर बड़े जतन से एक योजना बनाई, जिससे भनक भी रोहन को नहीं पड़ने पाई। होली वाले दिन मोहल्ले में सुबह से ही बच्चों ने धूम मचा रखी थी। मैं भी सुबह जल्दी उठकर भाभी के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। जल्दी जल्दी हाथ चला रश्मि 10 से 11 बजे देंगी। कम से कम खाना बन जाए तो खाने पीने की चिंता खत्म हो जाएगी। जेठानी की बात सुन मैं दुगनी फुर्ती से काम में लग गई। थोड़ी देर में ही पूरी, पुलाव, दही बड़े, सेवइयाँ और मटर पनीर की सूखी सब्जी बनाकर दोनों देवरानी जेठानी होली के लिए तैयार हो गई। भाभी मैं ज़रा इनको देख कर आती हूँ, उठे हैं या नहीं। हाँ जा, पर ज़रा जल्दी करना, जेठानी मुस्कुराते हुए बोली। कमरे में घुसकर मैंने सो रहे रोहन के चेहरे पर खूब गत मनाई और मज़े से चौके में आकर अपना बचा हुआ काम निपटाने लगी। इधर रोहन की नींद खुलने पर सभी उसका चेहरा देख हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हैरान रोहन ने बरामदे में लगे कांच में अपनी शक्ल देखी तो रश्मि की शरारत समझ गया। भाभी रश्मि कहाँ है? भाई तुम्हारी बीवी है, तुम जानो, मुझे तो सुबह से नज़र ही नहीं आई, भाभी ने हंसते हुए जवाब दिया। बताता हूँ उसे, ज़रा मिलने दो, अभी तो मुझे अंदर जाना है। हाथ से फ्रेश होने का इशारा करते हुए वे टॉयलेट में जा घुसा। इधर मैं भाभी के कमरे में जा छिपी थी। फ्रेश होकर रोहन ने ब्रश किया और होली खेलने के लिए बढ़िया सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना। भाभी नाश्ते में क्या बनाया है? बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, फिर दोस्तों के यहाँ होली खेलने भी निकलना है, रोहन ने भाभी से कहा। इस बीच उसकी निगाहें मुझको लगातार ढूंढ रही थी। रोहन ने नाश्ता ख़त्म ही किया था कि भतीजी मोना ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अच्छा, उसकी उंगली थामे उसकी बताई जगह पर आंगन में आकर खड़ा हुआ। बताओ कहाँ है तुम्हारी चाची? पूछने पर 1 मिनट चाचा कहती हुई मोना उसका हाथ छोड़ फुर्ती से भागी। इतने में पहले से ही मैं छत पर खड़ी थी। मैंने रंग से भरी पूरी की पूरी बाल्टी रोहन पर उड़ेल दी। ऊपर से अचानक होती रंगों की बरसात में बेचारा रोहन पूरी तरह से नहा गया। उसकी हालत देखकर एक बार फिर पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। थोड़ी ही देर पहले नहाया गया सफ़ेद कुर्ता पैजामा अब गाढ़े गुलाबी रंग में तब्दील हो चुका था। ठहरो, अभी बताता हूँ तुम्हें, कहते हुए रोहन जब तक छत पर पहुँचा मैं गायब हो चुकी थी। इतने में बाहर से रोहन के दोस्तों का बुलावा आ गया। ठीक है, मैं आकर तुम्हें देखता हूँ, भनभनाता हुआ रोहन बाहर निकल गया। उधर भाभी के कमरे में अलमारी के एक साइड में छुपी मैं जैसे ही पलटने को हुई, किसी की बाहों ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैंने तुरंत ही अपने को उन बाहों से मुक्त कराते हुए जेठ जी पर चीखती निगाहें डाली। आप, मेरे चेहरे पर आश्चर्य और घृणा के मिलते जुलते भाव थे। अरे तुम, मैं समझा नीता है, जेठ जी ने चौंकने का अभिनय करते हुए कहा। बस अब और नहीं। मन से यह विचार आते ही मैंने भरपूर ताकत से जेठ जी के गाल पर तड़ाकेदार एक तमाचा जड़ दिया। अरे पागल हो गई हो क्या? मुझ पर हाथ उठाती है। जेठ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पागल नहीं हूँ,
बल्कि आपके पागलपन का इलाज कर रही हूँ, क्योंकि सम्मान की भाषा आपको समझ नहीं आ रही। गलत मैं थी जो सोच रही थी कि मेरे बदलते हुए व्यवहार से आपको अपनी भूल का एहसास हो जाएगा। पर आप तो निर्लज्जता की सभी सीमाएं लांघ बैठे हैं। अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नज़र डालते हुए आपको शर्म नहीं आई? कैसे इंसान हैं आप? इस बार आपको इतने में ही छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा से अगर मुझसे ज़रा भी छेड़खानी करने की कोशिश की तो मैं आपका वे हाल करूँगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आज आप अपने छोटे भाई, पत्नी और बच्चों की वजह से बचे हो। मेरी नज़रों में तो गिरे ही हो। आशा करती हूँ सबकी नज़रों में गिरने से पहले संभल जाओगे। यह कहकर मैं तमतमाती हुई कमरे से बाहर चली गई। के बाहर चुपचाप खड़ी मेरी जेठानी मुझे आते देख तुरंत दरवाजे की ओट में हो गई। वह अपने पति की दिल फेंक आदत और रंगीन तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी, पर रूढ़िवादी बेड़ियों में जकड़ी मेरी जेठानी ने हमेशा ही पति परमेश्वर वाली परंपरा निभाई। वे कभी अपने पति की गलत आदतों के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मैंने जो बहादुरी और हिम्मत दिखाई उसके लिए मेरी जेठानी ने मेरी बहुत तारीफ की। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो मैं आज तक नहीं कर पाई वह तुमने कर दिया। मैं उनके पति को जरूर सबक सिखाने के साथ साथ घर की इज्जत पर भी आँच आने नहीं। जेठानी जी मेरी शुक्रगुजार थी। उधर कुछ देर बाद मैं नहाकर निकली। मैं अपने गीले बालों को आंगन में सुखा रही थी, तभी पीछे से रोहन ने मुझे अपने बाजुओं में भरकर दोनों मुट्ठियों में भरा रंग मेरे गालों पर मल दिया। पति के हाथों का प्रेम रंग चढ़ते ही मेरे गुलाबी गालों की रंगत और सुर्ख होती चली गई और मैं शर्माकर अपने प्रियतम के गले लग गई। यह देखकर सामने से आ रही जेठानी ने मुस्कुराते हुए अपनी निगाहें फेर ली।